हे गाइस, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड आप सब भी वेल एंड हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का भी ख्याल पूरी तरह से रख रहे होंगे। सो गाइस, आज का सेशन आपको पता है हमारा UPSSC पैट एग्ज़ाम के लिए है और एग्ज़ाम के बस 2-3 दिन ही बचे हैं। और गाइस, कुछ लोगों की क्वेरी थी कि एक बहुत ही सेंटर दूर गया है, तो गाइस अपना एक्सपीरियंस लीजिए। दूर गया है तो आप उसका ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। एग्ज़ाम ज़रूर दें, एग्ज़ाम बिल्कुल स्किप ना करें। तो इससे एग्ज़ाम पे कोई भी देंगे ना, हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस होता है, तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सो गाइस, बिना देरी करते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में 100+ क्वेश्चन है, इसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज के लिए करवाए जाएंगे। और हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इसके पीछे क्वेश्चन बनाने के पीछे बहुत ही मेहनत होती है। आपके एग्जाम के बिल्कुल सटीक क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं। सो गाइज, हम जल्दी इसको करते हैं, फास्टली क्लास करेंगे। सो गाइज, फर्स्टली मैं क्या कराऊंगी, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपके लास्ट सेशन जो मैंने कराया था उसमें आपके डाउट्स आ रहे थे अनाई मुड्डी और अन्ना मलाई को लेकर। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए थोड़ा सा नोट्स आपके लिए बनाया, ऐड डाउन किया है। जस्ट क्विकली माइंड मैप कराऊंगी मैं आपका। देखिए गाइस, मुझे लगता था कि आपका बेसिक जो है ना वो क्लियर होगा। तो कुछ लोगों का नहीं है, जिसका होगा वो समझ रहे होंगे, क्योंकि अन्ना मलाई और अन्ना मुड्डी अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर रेंजेस कुछ अलग होती हैं, हिल्स अलग होती हैं और पीक अलग होती हैं। देखिए, रेंजेस क्या होती हैं, रेंज मतलब होता है पर्वत श्रृंखला। आप देख पा रहे होंगे मैंने एक मैप ड्रॉ कर रखा है उसके लिए, ठीक है। काफ़ी बड़ा रेंज है ये। मतलब इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आप, जब बहुत सारी पहाड़ियाँ झुंड में जुड़ी होती हैं, उदाहरण में जैसे कि हिमालय रेंज हो गया और अरावली रेंज हो गया, ऐसे कुछ भारत में जो रेंजेस हैं वो पाई जाती हैं, इनको रेंज कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी पहाड़ियों का झुंड होता है। गाइज, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि इनका डिफरेंस है ना, समझना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं इसमें। और जो हिल्स होती हैं इनको पहाड़ी बोलते हैं। क्या होता है, ये थोड़े से एरिया में ही इनका रेंज मतलब फैली होती है। आप डेफिनेशन पढ़िए इनकी। वह पहाड़ी जो ज़मीन से ऊपर उठी होती है उसको हम पहाड़ी कहते हैं। जैसे कि नीलगिरी हिल्स हो गई, अन्नामलाई हिल हो गई और चंपारण हिल हो गई। कुछ इस प्रकार की और भी हिल्स भारत में पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ कह सकते हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट है पीक्स क्या होती हैं। तो पीक्स वह होती हैं किसी पर्वत या पहाड़ी का सबसे ऊंचा स्थान या फिर बिंदु, उसको हम पीक कहेंगे। जो किसी पहाड़ी, मान लिया हिल है, ठीक है, ये हिल्स है, तो उसकी सबसे ऊंची जो चोटी होगी, जो पीक होगी, उसको हम पीक कहेंगे। आप उदाहरण में मान लीजिए, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, डोडा बेट्टा हो गया, अनाई मुड्डी हो गया, महेंद्रगिरी हो गया। तो मैंने गाइज आपको एक मैप ड्रॉ करके दिखाया था, तो आप अन्नामलाई और अनाई मुड्डी को जो है ना डिफरेंस कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार। और आपको ये मैंने तमिलनाडु का मैप बनाया, ये केरला का है, और ये कुछ इस प्रकार का मैंने आपको कर्नाटका का बनाया था। इनका जो तीनों का जो जंक्शन पड़ता है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हिल्स हैं। आप समझने की कोशिश करिए, नीलगिरी हिल्स हैं, रेंज नहीं है। और नीलगिरी में हिल, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में आता है कि नीलगिरी में सबसे ऊंची पीक कौन सी है, पीक, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, पीक, तो आप क्या कहेंगे, डोडा बेटा। ओके। जस्ट नीचे मैंने आपको बताया था, नीलगिरी से जब नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपको एक हिल्स मिलती है, उसका नाम है अन्नामलाई। ये क्या है, एक हिल्स है। और अन्नामलाई के जस्ट पूरब साइड में एक चोटी पड़ती है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, उसका नाम है अनाई मुडी। आई होप इट इज़ क्लियर गाइज। अनाई मुड्डी और अन्नामलाई में आप समझ पा रहे होंगे, अनाई मलाई एक हिल्स है और इस हिल्स के जस्ट पूरब में सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी है, जिसे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नीलगिरी हिल्स में सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो आप डोडा बेट्टा लगा के आएंगे। आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाई मुड्डी लगा के आएंगे। ओके, अब आप हिल्स और पीक में कंफ्यूज नहीं होंगे और जो रेंजेस होंगी उनमें भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप इट इज़ क्लियर गाइस। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची पीक यानी कि चोटी कौन सी है, तो आप माउंट एवरेस्ट को लगा के आएंगे। आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आप कंचनजुंगा लगा के आएंगे। चोटी यहाँ पर पीक की बात हो रही है, ना कि कोई रेंज या फिर ना कोई हिल्स की बात हो रही है, ठीक है। फिर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप अन्ना मुडी लगा के आएंगे, जो कि अगर पूछा जाए किस रेंज में पड़ती है, तो आप लगा के आएंगे अन्नामलाई रेंज के पूरब में पड़ती है।
ठीक है गाइज। इसके अलावा विश्व की अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है तो वो केटू गोडविन। और केटू गोडविन जो है ना वो कौन सी रेंज में पड़ती है, तो कराकोरम रेंज में पड़ती है। आई होप गाइज इट इज़ क्लियर। सो आप हम क्वेश्चन को देखते हैं, मुझे पूरी उम्मीद होगा है आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो गाइज हाँ आप कमेंट्स कर दिया करें, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्लियर मुझे कमेंट्स कर दिया करें। हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, मैंने आपको शब्दों की गलती हो गई, मैंने इधर से उधर बोल दिया हो, लेकिन डेफिनेटली अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूजन अपनी दूर जरूर क्या करें। अन्नामलाई रेंज है और अन्नायमुडी एक पीक है। ओके, तो मुझे उम्मीद है क्लियर होगा। सो गाइस अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। फाइनली क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो बताइए आर्टिकल कौन सा, आंसर ए है, बी है, सी है या फिर डी है, बताइए कौन सा आंसर है। तो आंसर इसका हो जाएगा गाइस ए। हम क्विकली रिवाइज करेंगे। सो आंसर ए बिल्कुल सही है। 76 नंबर का आर्टिकल अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। क्वेश्चन सेकंड नंबर का है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत प्राप्त होती है। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, आपको देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित, समान नागरिक संहिता से संबंधित आर्टिकल जो है ना वो है आर्टिकल 44। यूसीसी बोलते हैं, यूनियन सिविल कोड, यूसीसी यूनियन सिविल कोड जो है ना वो आर्टिकल 44 से संबंधित है। और किस में आता है, तो ये भाग 4 में आता है, भाग 4 में, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP। ठीक है, सो क्वेश्चन इसका आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, तो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 40 है। आंसर आपका होने वाला है ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज, क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके लिए है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग हम आर्टिकल 61 के तहत उसकी प्रोसीजर दिया गया हुआ। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 79 है। आंसर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज है फॉर यू, राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, यानी विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा से कौन सा है, तो आर्टिकल 80 नंबर जो है ना वो आपका राज्यसभा से रिलेट हो जाएगा। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो लोकसभा से मैं आपको बता दूं 81 नंबर का जो है ना, जो जिसको निचला सदन बोलते हैं, निचला सदन, ठीक है, लोअर कोर्ट। आंसर आपका 81 आर्टिकल 81, आंसर नंबर डी इज करेक्ट हियर। सो क्वेश्चन है अगला गाइज, आई होप इट इज क्लियर, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है, राष्ट्रपति की अध्यादेश तो 123 याद रखिएगा। राष्ट्रपति का पर जो इम्पीचमेंट चला जाता है तो वो हो गया अध्यादेश की बात करें, ऑर्डिनेंस की बात करें, अध्यादेश वो किसी भी स्टेट में ला सकते हैं। तो आंसर ए आपका बिल्कुल हो जाएगा सही। आंसर ए यानी कि आर्टिकल 123। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल है 280। तो आपको रट गया होगा क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो इसका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 214 यानी कि 214। आंसर सी बिल्कुल आपका यहाँ पर होने वाला है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल है 108 यानी कि 108 आर्टिकल। आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसका प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो बताइए संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल है 368। आंसर नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगर आपको संशोधन करना है संविधान में तो उस आर्टिकल 368 में उसका प्रोसीजर जो है ना वो दिया गया हो। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया है, तो न्यायाधीशों के ट्रांसफर की बात अगर की जाए तो आप आर्टिकल लगा के आ जाना 222। आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कि न्यायाधीशों के ट्रांसफर के बारे में पूछा जाता है, तो आर्टिकल आपके ऑप्शन कोई सा भी हो सकता है A B C D, लेकिन आप आर्टिकल जो है ना याद रखिए 222 हो जाएगा। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला। अगर आप अपने UPSSC पेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ PDF तैयार की गई हैं। इन PDF को साथियों पढ़कर, इनको देखकर आप अपने UPSSC पेट एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आखिर क्या है साथियों इन PDF में, एक बार देख लीजिए। देखिए, आपको UPSSC पेट
पेट का जो पिछले पेपर हो चुके हैं, 2021 में पेपर हुआ, उसके बाद 2022 में, उसके बाद 2023 में, यानी कि इन 3 वर्षों में कुल मिलाकर साथियों 10 शिफ्ट हुई हैं। और हमेशा साथियों यूपीएससी पेट का जो पेपर बना है उसमें 50% कंटेंट लगभग प्रीवियस ईयर से आपको इस बार देखने को मिलेगा। देखिए 2022 में पेपर हुआ था, 2021 के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 2023 में पेपर हुआ तो 2022 और 21 के कई सारे क्वेश्चन आए, और अब इन तीनों वर्षों के लगभग 40 से 50% क्वेश्चन डिक्टो उठाए जाएंगे साथियों। तो अगर आप ये तीनों पीडीएफ को एक बार देख लेते अच्छे तरीके से तो यहां से 40 से 50% कंटेंट आपका ये रेडी हो जाएगा। उसके अलावा साथियों और पीडीएफ आपको लगभग जीके जीएस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दी जा रही है, यहां से कुछ परसेंटेज आप निकाल लोगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के दिए जाएंगे, या लगभग अगर बात करें 10 साथियों 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। तो इस पीडीएफ में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको पढ़कर लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आप साथियों कर सकते हैं करंट अफेयर के। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपीएससी पेट एग्जाम का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे यूपीएससी पेट पीडीएफ पर, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएंगी। मेरा मानना है कि आपके एग्जाम में जितना समय बचा है एक बार इस पीडीएफ को लीजिएगा, जितना देख सकते हैं जितना पढ़ सकते हैं साथियों पढ़ लीजिएगा, पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट है किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है? तो कौन सा वो आर्टिकल है? आर्टिकल 143 जो है ना, ये कुछ आर्टिकल जो है ना वो 143 हो गया, 123, ये रटे होने चाहिए आप लोगों को। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये शक्ति होती है कि वो वहाँ से परमिशन उनसे सलाह ले सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम का है? तो पाखु पिल्ला, नुरालीम, कजरी या फिर मंदनास। तो जो पाखु पिल्ला है ना वो लोक नृत्य मिजोरम का है। आंसर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित होने वाले नृत्य जो है वो हो जाएगा आपका कुम्मी नृत्य। इसको आप देख सकते हैं कुम्मी नृत्य। आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सही, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, बाउल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो कि वेस्ट बंगाल से है। आंसर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आई होप आप आंसर से अच्छे से दे पा रहे होंगे और क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से दे पा रहे होंगे। क्वेश्चन 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? इसको जरूर नोट किया करें। कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन वो ये वाली जो कीवर्ड होते हैं उनको छोड़ देते हैं। उन्होंने बोला कि मणि छत्तीसगढ़ से रिलेट नहीं करता है, तो छत्तीसगढ़ से रिलेट नहीं करता है, वो आपका भगोरिया है। भगोरिया डांस जो है ना वो नहीं करता है, बाकी पंथी करता है, पंडवानी करता है और शैली करता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल आर्ट है? मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है डंडा जात्रा नृत्य। आंसर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल होने वाला है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज फॉर यू, राउत लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दैट रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, राउत। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांग्ला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मेघालय। आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, बांग्ला लोक नृत्य मेघालय से रिलेट करता है। आंसर ए यहाँ पर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। पाइका लोक नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो एग्जाम में आता है इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन कि पाइका लोक नृत्य किस राज्य से है, तो किस राज्य से संबंधित, यहाँ पर की पॉइंट बिल्कुल मत छोड़िएगा। किस राज्य से संबंधित नहीं है तो वो बिहार से संबंधित नहीं है। बाकी ये जो है ना जहाँ उड़ीसा में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, लेकिन बिहार में नहीं मनाया जाता है। आंसर आप डी को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आगरा घराना किस प्रकार की गायकी के लिए प्रसिद्ध है? तो आगरा घराना जो है ना वो ख्याल से संबंधित है। यहाँ पर आप सी बिल्कुल सही कर सकते हैं, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, जयपुर घराने की विशेषता क्या है? तो जयपुर की घराने की जो विशेषता है वो बोल तान है, नहीं बोल तान। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट फॉर यू, किस घराने में तान की विशेषता होती है? तो तान की विशेषता है वो पटियाला घराने में होती है। आंसर आप बी कर पाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, ग्वालियर घराना किस संगीत शैली से प्रसिद्ध है? तो ग्वालियर घराना ख्याल से संबंधित है, ख्याल शैली से। आंसर बी बिल्कुल हो जाएगा सही। क्वेश्चन गाइज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस घराने के संस्थापक फैयाज खान थे? तो फैयाज खान जो है ना, यहाँ पर अल्लादी खान, यहाँ पे नाम ही लिखे, जो फैयाज खान है ना वो घराना था उनका आगरा घराना। याद रखिएगा, आगरा घराना।
घराना। आगरा घराने से फैयाज़ खान रिलेट करते थे, तो इसमें ऑप्शन गड़बड़ है थोड़े यहाँ पर, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, किराना घराना किस प्रकार की गायकी के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ख़याल। मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ख़याल घराने से किराना घराना जो है ना वो जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस घराने में ठुमरी और गज़ल की प्रमुखता है? तो ठुमरी और गज़ल की जो प्रमुखता है ना वो है आपकी पटियाला घराने में। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दैट वाज दंती दुर्ग। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो एमबीटी के टाइम में। एक याद करने की ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। इब्न बतूता को आप आईबीटी लिख लें, आईबीटी। और पता है आपको मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं? एमबीटी। एमबीटी यानी कि एमबीटी के टाइम में आईबीटी आया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, जो कि हिस्ट्री पढ़ते होंगे वो शॉर्ट फॉर्म में इसको एमबीटी ही बोलते हैं, ठीक है, मतलब एब्रीविएशन में। तो आप इब्न बतूता को आईबीटी बोल सकते हैं। तो एमबीटी के टाइम में आईबीटी आया था। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो दैट वाज रहमान ली। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1914 में। आंसर ए डी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका सही। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने भारत समाज सेवक की स्थापना की थी। आंसर बी बिल्कुल हो जाएगा गाइस सही। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, जिसे कौन नहीं जानता, 1905 में इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए बिल्कुल सही। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरी का किला किसने बनवाया था? तो सीरी का किला जो है ना वो आपका बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी वही है जो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था और भतीजा भी था। और अलाउद्दीन खिलजी ये वही है जो बाजार व्यवस्था लेके आया था, मतलब बाजार को उसने नियमित करने की, रेगुलेट करने की कोशिश की थी। सो आंसर आपका ये बिल्कुल हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, अवतारवाद का सिद्धांत किस वंश के समय आया था? अवतारवाद का जो सिद्धांत है वो गुप्त वंश के टाइम में आया था। आंसर आपका डी बिल्कुल हो जाएगा सही। आई होप आप आंसर दे पा रहे होंगे और आपको समझ भी आ रहा होगा। अब आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होंगे डेफिनेटली। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, और मैं क्लियर कर रही हूँ, क्लियर चीज़ें बता रही हूँ। आपको अगर लगता है कोई भी कमी तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि उसमें सुधारा जा सकता है। क्योंकि सुधार हर इंसान में कमियाँ और अच्छाइयाँ होती हैं, तो सुधार करके इंसान सुधारा जा सकता है। सो क्वेश्चन 39 नंबर का है, अमित्रघात के नाम से किस शासक को जानते हैं? आमित्रघात को आपको पता है, बिंदुसार जो है ना उनको आमित्रघात के नाम से जाना जाता था। आंसर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल होने वाला सही है। निसार नामक सिक्का किस शासक ने चलाया? जहांगीर, औरंगजेब, कनिष्क या फिर गणानंद? आपका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? तो कौन है संवाद कौमुदी के लेखक? संवाद कौमुदी के लेखक अगर आपने बता ही दिए हैं तो बता दीजिए इसका आंसर क्या है। राजा राममोहन रॉय। तो कैसे भूल सकता है कोई इन्हें? राजा राममोहन रॉय, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के जनक भी कहा जाते हैं। सती प्रथा इन्होंने बंद करवाया, विधवा पुनर्विवाह इन्होंने स्टार्ट करवाया। तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म? तो कौन है वो? पेट्रार्क है। आंसर ए आपका बिल्कुल होने वाला है सही। आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, अशोक के किस शिलालेख में चिकित्सा का वर्णन किया गया है? यानी कि विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक डिस्क्राइब्स मेडिसिन? तो वो सेकंड है, यानी कि दूसरा अभिलेख है। आंसर बी बिल्कुल हो जाएगा सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, द्वितीय सिकंदर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो उनको वो हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी। ये सेकंड सिकंदर इन्हें बोला जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी मैंने अभी आपको बताया, ये जलालुद्दीन के भतीजा था और दामाद भी था। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह राजगुरु या वही है सुखदेव, जिनको 1931 में फांसी दी गई थी। 23 मार्च थी, जिसको 23 मार्च को आज भी हम शहीद दिवस के नाम से शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। सो आंसर इसी बिल्कुल सही हो जाएगा। और लाहौर षड्यंत्र के केस में इनको फंसाया गया था। नेक्स्ट है 46 नंबर का, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ओलंपिक की यूनान में हुई थी। आंसर आपका होने वाला है ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, सी के नायडू ट्रॉफी
किस खेल से रिलेट करती है? तो क्रिकेट से रिलेट करती है। आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल यहाँ पर सही। गाइज हम बहुत ही फास्टली कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम फास्टली करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है आपके एग्जाम का। सो क्वेश्चन है 48 नंबर, कलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो कलिंग कप जो है ना फुटबॉल से रिलेट करता है। आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही, आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है उबैद उल्लाह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो हॉकी से रिलेट करते हैं। आंसर आपका हो जाएगा सी डी बिल्कुल यहाँ पर डी सही होने वाला है। अग्रवाल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो हो जाएगी आपके बैडमिंटन से। आंसर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही। नेक्स्ट है एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम स्थापित मतलब इस्टाब्लिश्ड है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट से। आंसर आपका बी बिल्कुल होने वाला है सही, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है कि हॉकी, यहाँ पे हॉकी होना चाहिए, की लिखा हुआ है। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताइए कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। जो स्पोर्ट लवर होंगे डेफिनेटली उनको पता ही होगा, स्पोर्ट लवर्स को तो पता ही होगा कितने होते हैं। तो 11 यहाँ पे सी बिल्कुल होने वाला है सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर यू वॉलीबॉल, क्या लिखा है लीबॉल, गलत लिखा है, वॉलीबॉल लिखा होना चाहिए। वॉलीबॉल में एक टीम से एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी एक टाइम में खेल सकते हैं। सो बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कबड्डी मैच में एक टीम से कितने खिलाड़ी एक बार में खेलते हैं? तो कितने होते हैं? तो वो 7 होते हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चंस का आंसर तो अच्छे से आता ही होगा। नेक्स्ट है गाइज स्क्वैश किस तरह के मैदान पर खेला जाता है? तो स्क्वैश जो है ना वो कोर्ट पे खेला जाता है। मुझे लगता है आपने अगर ध्यान दिया तो स्क्वाड कुछ इस प्रकार की टेबल बनी होती है और उस पर सिक्का जैसा फेंका जाता है। तो आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक स्पिन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो आपका है टेबल टेनिस से। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है सही, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू कबड्डी में एक टीम से एक समय में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? तो अभी तो बताया था 7 खिलाड़ी हो सकते हैं। आंसर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां जो कप है ना वो हॉकी से रिलेट करता है। आंसर आपका हो जाएगा डी यहाँ पर बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है होलकर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? होलकर स्टेडियम आपके इंदौर में यानी कि मध्य प्रदेश में है, जो कि सबसे स्वच्छ सिटी मानी जाती है। स्वच्छ सिटी मानी जाती है, फर्स्ट नंबर पे आती है स्वच्छता में, क्लीननेस में। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस क्वेश्चन है मुल्क राज आनंद ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उन्होंने लिखी है कोली, आप इसको कुली बोल सकते हैं। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, इसको हिंदी में नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन गाइस है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोड द बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड। अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक है ना किस ऑथर ने लिखी है? तो वो ऑथर का नाम है, उनका नाम है निराद सी चौधरी। कहाँ लिखे हैं? निराद सी चौधरी। आंसर ए बिल्कुल होने वाला है आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोट द बुक हंगरी स्टोन। हंगरी स्टोन जो बुक है वो किस लेखक ने लिखी है? तो हुज वन, तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला गाइस है क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत रोट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। सुमित्रा नंदन पंत जी ने कौन सी बुक लिखी हुई है? तो कौन सी बुक उन्होंने लिखी है? तो उनकी बुक नाम है चिदम्बरा। आपको पता ही होगी चिदम्बरा बहुत ही फेमस बुक रही है सुमित्रा नंदन पंत जी की, और आप इनके नाम से थोड़ा रिलेट करें और आपको याद हो जाएगी चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पंत, इसमें बिंदी लगी है उसमें बिंदी लगी है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। एक निमोनिक होता है याद करने का, वैसे भी इतनी सारी चीज़ें हर इंसान को ऐसे नहीं याद हो सकती, तो निमोनिक बना लिया करें, ट्रिक बना लिया करें, उससे याद हो जाती हैं चीज़ें, बार बार रिवाइज करेंगे तब भी याद हो जाएंगी। क्वेश्चन है 65 नंबर का, निम्नलिखित में से किस लेखक ने इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक लिखी है? तो इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक लिखने वाले हैं कुलदीप नैयर जी। आंसर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्हाना रोट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। जो कल्हन है ना, कल्हना इसको बोलते हैं, उसने कौन सी बुक लिखी है? तो उसने लिखी, बताइए कौन सी लिखी है? तो आप लोगों को पता ही, उसने राज तरंगिनी लिखी है। आंसर डी आपका बिल्कुल होने वाला है सही, डी उसने राज तरंगिनी कल्हन ने लिखी है। क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्राकृतिक इतिहास पुस्तक लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री। आप नेचुरल हिस्ट्री से समझ जाएंगे, हो सकता है आप प्राकृतिक हिस्ट्री आपने इतिहास ना पढ़ा हो, नेचुरल हिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा। तो किसकी पुस्तक है? ये प्लिनी की है। आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल यहाँ पर सही। नेक्स्ट है डांडी रोट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। जो डांडी था ना उसने कौन सी बुक लिखी थी? तो डांडी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था दश कुमार चरितम। आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही, डांडी की है 10 कुमार चरितम। नेक्स्ट है
अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है तो किसने लिखी है, तो अगर पता ही है आप लोगों को कौटिल्य जी ने लिखी है। इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। विष्णुगुप्त, मैं कैसे लिख रही हूँ, विष्णुगुप्त, और इनको चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य ये वही हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करने में हेल्प की थी। आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी है, तो गीत गोविंद लिखने वाले उनका नाम था जयदेव। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी बिल्कुल सही, गीत गोविंद जयदेव जी ने लिखी है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है, दिस इज कीवर्ड। तो गबन गोदान लिखी है, निर्मला लिखी है, गाइड उन्होंने नहीं लिखी है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी आपका, जो मुंशी प्रेमचंद जी है ना, गोदान गबन है ना, तो और कफन हो गया, तो निर्मला ये सारी उन्हीं की है, लेकिन गाइड नहीं है। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक किताब के लेखक कौन है, तो वो कौन पर्सन है, वो है रस्किन बॉन्ड। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद नामक किताब के लेखक कौन है, किताब उल हिंद के लेखक जो है ना वो अलबरूनी है। आंसर ए बिल्कुल हो जाएगा आपका सही, अलबरूनी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है, तो वो थे बाणभट्ट। आंसर आपने लगाया अगर बी तो बिल्कुल सही लगाया है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, मेघदूत की रचना किसने की थी, तो आई होप आपको पता होगा कालिदास जी ने की थी, कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, टिया टिया नहीं गाइस, यहाँ भूटिया होना चाहिए था, एक जनजाति है ना, तो जनजाति से आप समझ जाए, टिया कोई जनजाति नहीं है, भूटिया जनजाति है। भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो वो आपके सिक्किम से है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट गाइस 77 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य की कुकी जनजाति मीमकुट उत्सव मनाती है, तो किस राज्य की वो जनजाति है, तो वो नागालैंड की है। नागालैंड की जनजाति कौन सी है, तो कुकी है, और वो कौन सा फेस्टिवल मनाती है, तो मीमकुट फेस्टिवल मनाती है। आंसर आपका यहाँ पर सी होने वाला है, बिल्कुल सही गाइस। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सो प्लीज़ इनको सीरियस लें और लेक्चर को कई बार इसको रिवाइज करें, तभी आपको याद रहेगा चीज़ें। डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगी, तब आप मुझे उम्मीद है आप अच्छे से ही करके आएंगे। आगामी क्वेश्चन है 78 नंबर का, आगामी जनजाति अंगामी, मैं गलत पढ़ रही हूँ ना, अंगामी जनजाति किस राज्य से संबंधित है, जो सेकिर नेई नामक उत्सव मनाती है। सेकिर नेई जो फेस्टिवल मनाती है अंगामी जनजाति, वो कहाँ रहती है, तो अंगामी जनजाति रहती है आपके नागालैंड में। आंसर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल यहाँ पर सही, डी इज करेक्ट है। आप रिलेट कर सकते हैं अंगामी नागालैंड से, डी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है, मिसिंग जनजाति किस जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं, तो माजुली द्वीप पर निवास करते हैं। आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। माजुली द्वीप कहाँ पर है, तो ये आसाम में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, खासी जनजाति कहाँ रहती है, तो खासी जनजाति अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मेघालय हो जाएगा। खासी जनजाति, गारो खासी जयंतिया, ये हिल्स भी हैं, हिल्स। अब आप याद रखिएगा हिल्स क्या होती हैं, रेंज क्या होती हैं, पीक क्या होती हैं। ओके गाइस, रेंज क्या होती है, तो मैंने क्या बोला है, जो गारो खासी जयंतियाँ 3 प्रकार की हिल्स हैं जो कि कहाँ हिमालय उसमें मेघालय पड़ती हैं, और ये जो खासी जनजाति है खासी हिल्स में ही रहती है, जो कि खासी हिल्स कहाँ पड़ती है, तो मेघालय में पड़ती है। आंसर इसका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन 81 नंबर का, संथाल जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है, तो संथाल जनजाति जो है ना वो आपके पाई जाती है संथाल। अगर आपने लगाया है बी तो बिल्कुल सही लगाया, संथाल जनजाति जो है ना वो ओडिशा में पाई जाती है। आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो हम क्वेश्चन गाइस आपके करंट अफेयर्स के स्टार्ट हो जाते हैं, तो देखते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें, याद रखिए 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो उनका नाम है रविंदर जडेजा। याद रखिएगा रविंदर जडेजा जी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिकेट हुआ था उसमें 600 विकेट बनाने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। आंसर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में
किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो आपने अगर आंसर लगाया है सी यानी कि नीरज कुमार, तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में फीफा किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो वो हो जाएगा आपका पाकिस्तान का, आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस फॉर यू क्वेश्चन, हाल ही में किस सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वो बनाया गया आपको के बाला सुब्रमण्यम, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में भारत में मात्र मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो वो आपकी आई है 83%, यानी कि जो मॉर्टेलिटी रेट है ना मदर्स का जो होती है ना उनकी 83, मतलब ये काफ़ी बड़ा नंबर है, देख पा रहे हो, दिस इज बिग नंबर, 83% की कमी आई है, तो काफ़ी बढ़िया बात है, बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए, हेट क्राइम, हेट लिखा है, हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए हैं? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो हेट क्राइम है ना उनको रोकने के लिए ये कानून लेके आए, सख्त है, बहुत ही कठोर कानून है, आंसर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गाँव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो कौन सा वो राज्य होगा? वो आपका होगा उत्तराखंड, आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो वो की गई है 0.25% की, आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। तो रेपो रेट में कटौती होती है तो मतलब ये जो है ना इससे क्या होता है, मार्केट में एक्सपांशन होता है, मार्केट में मनी का फ्लो जो है ना उससे बढ़ाया जाता है, ताकि उससे इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन को डिक्रीज यानी कम किया जा सके, ठीक है, इन्फ्लेशन को कम, उसको रेगुलेट करने के लिए रेपो रेट में जो है ना गिरावट की गई। तो कितने की है? 0.25% की। जो कौन करता है? तो आरबीआई करती है। कभी आप से पूछ लिया जाए कि ऐसा क्या सरकार करती है? तो नहीं, आरबीआई करती है। सो आंसर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो हुज वन? तो उनका नाम है मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस ने ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एनएसडीएस नेशनल अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो वो कहाँ पर किया गया? वो किया गया आपका ग्रेटर नोएडा में, आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के लास्ट के 6 मंथ के हैं। जैसे कि आप अगर मान लें जनवरी से सितंबर अगस्त तक के हैं, तो बहुत ही पता है आप लोगों को कि जो भी एग्ज़ाम होता है वनडे एग्जाम, उसमें 12 से 15 क्वेश्चन जो है ना वो करंट अफेयर्स के आते ही आते हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं और कोई बन के नहीं आते हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल फंसेंगे, तो आप अच्छे से कर पाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की मंजूरी की है? नई आबकारी नीति की, तो ये नीति क्या है, वो कौन सा राज्य लेके आया? तो वो यूपी लेकर आया है, यानी कि उत्तर प्रदेश, बी बिल्कुल सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो वो कौन सा देश है? वो बन गया आपका देश नेपाल, आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, सी इस करेक्ट है, आप देख पा रहे होंगे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर सबसे अधिक मामले कहाँ आए हैं? तो स्तन कैंसर के जो ब्रेस्ट कैंसर है ना बहुत ज़्यादा गए, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत बड़े लेवल पर बूस्टअप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर सबसे ज़्यादा किस राज्य में देखे गए हैं, मतलब तो बताइए किस राज्य में? तो वो राज्य बताया गया आपको हैदराबाद में। हैदराबाद जो है ना एक सिटी है, उसमें सबसे ज़्यादा ये केसेस देखे गए हैं, आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस ने किस देश में अपनी ऑर्शेनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय लिया है? तो वो कौन सा देश है? तो बेलारूस में जो है ना वो अपनी ऑर्शेनिक मिसाइल प्रणाली जो स्थापित करने वाला रशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गलत किया है, कौन है वो? तो वो है अमेरिका ने। अमेरिका तो कुछ नया काम करता है, मतलब इतनी कि आज कुछ तूफानी करते हैं, तो अमेरिका के दिमाग में तूफानी चलता रहता है, कुछ चलता ही नहीं, तूफानी चलता रहता है। तो महिला ट्रांसजेंडर है ना उनको एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसने अमेरिका ने, आंसर आप बी को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, हाल ही में
8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो कौन कौन है वो? तो वो है आनंद बोस जी। आंसर बी बिल्कुल आपका हो जाएगा सही, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो वो अश्वेत महिला, उनका नाम है तसेगो गिलाई। आप इनको सेगो गोलाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन की बात होती है, वैसे सेगो गोलाई ही इनका प्रोनाउंसिएशन एकदम सही है, ठीक है। तसेगो गोलाई भी लोग बोलते हैं, बी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। ये अश्वेत महिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो फोर्ट विलियम का जो नाम बदला गया उसका विजय दुर्ग कर दिया गया। आपको पता है ये जो फोर्ट विलियम है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में बनाया गया था। अभी इसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो वो कौन सा किसने जीता है? वो आपके उत्तर प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो है ना वो टाइटल जीता हुआ है। आंसर आपका ए बिल्कुल हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किसे न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हुज वन पर्सनैलिटी, उनका नाम है मोनिका रानी जी को न्याय विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया हुआ है? तो कौन सी आईआईटी के साथ किया हुआ है? तो वो है आपका आंसर बी, यानी कि आईआईटी गुवाहाटी। क्वेश्चन समझ आया आपको? क्वेश्चन बोला गया कि जो सेना है ना, उन्होंने ऊंचाई जहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा होती है वहाँ पर बांस से बंकर बनाने के लिए, मतलब बांस से बंकर बनाया जा सके, तो आईआईटी से मतलब समझौता किया है कि वो हमारा साथ देंगे और हम वहाँ पर ऐसे बंकर बनाएंगे कि जो कि ऊंची ऊंचाई पर बांसों की तरह बनाए जाएंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल यहाँ पर सही। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने कहाँ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटेक दिवस मनाया है? तो आईटेक दिवस जो है ना वो मनाया गया है श्रीलंका में। आंसर सी बिल्कुल हो जाएगा सही, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल से मुक्त हो गया है? दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। तो कौन सा राज्य है? तो वो कर्नाटका है। आंसर बिल्कुल बी होने वाला है सही, नक्सल राज्य कर्नाटका सच में बहुत अच्छा, मतलब हर चीज़ में अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। कर्नाटक, केरला हो गया, ये सारे चीज़ मतलब हर चीज़ में टॉप कर जाते हैं। तो नक्सल से मुक्त हो गया, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, और दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वो की गई है आपकी न्यू दिल्ली में, जो विश्व की फार्माकोपियाज जो कि 15वें लेवल की बैठक थी न्यू दिल्ली में, इसको अभी इनोग्रेट किया गया। आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। सो गाइस, दिस इज ऑल टुडे। आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा होगा, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को, और आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेरी वगैरह वो कमेंट्स कर दिया करें, और जो भी सुधारने की हमारी कोशिश है, हम पूरी कोशिश करेंगे सुधारने की लेक्चर्स को, और आपको कंटेंट हमारा बिल्कुल एकदम अच्छा, क्लियर और इम्पॉर्टेंट ही कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बहुत ही मेहनत होती है गाइस एक क्वेश्चन बनाने के पीछे, क्योंकि हम एग्ज़ाम के बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस को बनाते हैं। हमारी टीम की इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। आप प्लीज़ इसको सीरियस लिया करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। हम तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, बस आपको भी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम जो है ना, आपको नौकरी पानी है तो कहते हैं अपने ही पैरों से दौड़ना पड़ेगा। दूसरा सिर्फ आपको रास्ता बता सकता है, तो हमारा काम है आपको रास्ता बताना, बाकी दौड़ना तो आपको ही पड़ेगा। सो थैंक यू गाइज अटेंडिंग दिस लेक्चर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।